बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पैथोफिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जो है वो डिस्कस करना है, जिसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन आ जाता है पैथोलॉजी का। ठीक है, अगर आपने इसको डिटेल से जो है वो व्यू करना है और डिटेल से पढ़ना है तो आप इसके लिए फोर्थ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम चूंकि एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे इसका, तो हम इसमें बेसिक बेसिक चीज़ों को जो है वो डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी में आपको सारी चीज़ें जो है वो आ जाएंगी। सबसे पहले आपने बेसिक डेफिनेशन देखनी है। बेसिक डेफिनेशन में आपके पास क्या आता है, पैथोलॉजी क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज इज कॉल्ड पैथोलॉजी। ठीक है, मतलब हम अगर डिजीज की कोई साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास ये पैथोलॉजी आ जाता है। उसके बाद ये देखिए, अगर इसमें हम क्या क्या चीजें और डिस्कस करते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ हाउ द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज ऑफ अ हेल्दी बॉडी चेंज टू दोज ऑफ अ सिक पर्सन। मतलब एक हेल्दी बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यूज हैं, उसके ऑर्गन्स हैं, वो किस तरह से चेंज हो जाते हैं एक सिक पर्सन के ऑर्गन्स के अंदर। ये सारा कुछ हम स्टडी करते हैं पैथोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो साइंटिफिक स्टडी जितनी भी है डिजीज की, उसको हम कहते हैं पैथोलॉजी। क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो इसको हमने पैथोलॉजी को दो में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास आता है जनरल और एक स्पेशल पैथोलॉजी। ठीक है, एक हमारे पास क्लिनिकल या एनाटॉमिकल पैथोलॉजी आ जाता है। जनरल पैथोलॉजी में अगर हम देखें तो जनरल पैथोलॉजी मतलब आपके पास जितने भी बेसिक रिएक्शंस हैं सेल्स के, ठीक है, या टिश्यूज के, जो कि हमारे पास बॉडी के अंदर है, जितनी भी डिजीजेस हैं, ठीक है, उनकी हमारे पास स्टडी जो है वो जनरल पैथोलॉजी में आती है। कि हमारे पास कितने एबनॉर्मल स्टिमुलाई हैं जो कि अंडरलाइन जितनी भी डिजीज कॉज करते हैं, उनकी हमारे पास स्टडी जो है वो जनरल पैथोलॉजी में आती है। जितने भी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, डिजीज प्रोडक्शन का मैकेनिज्म है, फॉर एग्जांपल जिसमें इन्फ्लेमेशन वगैरह आ जाती है, वो सारी चीजें आपके पास जनरल पैथोलॉजी में आती हैं। ठीक है, और स्पेशल पैथोलॉजी क्या होता है? स्पेशल पैथोलॉजी में हम बेसिकली जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं या हमारे पास स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं, उनकी हम स्टडी जो है वो करते हैं। ठीक है, स्पेशल पैथोलॉजी डील्स विद डिजीज ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन्स और स्पेसिफिक सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल अगर किडनी में कोई इन्फ्लेमेशन हुई है तो किस तरह से हुई है, लंग्स के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हुई है तो किस तरह से हुई है, ये सारा कुछ हम स्पेशल पैथोलॉजी में डिस्कस करते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो डिजीज क्या होता है? डिजीज बेसिकली हमारे पास होता है कि अगर आप डेविएट कर रहे हो या जो नॉर्मल हमारे पास फंक्शन है बॉडी का, उससे अगर आप डेविएशन शो कर रहे हो तो वो आपके पास डिजीज है। अगर आपकी बॉडी का सिस्टम जो है नॉर्मल सिस्टम के अंदर कोई इंटरप्शन आ रही है, कोई ऑर्गन खराब हो रहा है, कुछ साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो इस तरह के अपीयर हो रहे हैं, उसको हम कहते हैं डिजीज। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज हमारे पास आता है। डिजीज कितनी तरह की होती है? कि इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है जिसमें आपके पास इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जैसे कि अपेंडिसाइटिस हो गया, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स। ठीक है, या आप ये कह लें टीबी। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस जो है वो आपके पास इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हैं। डीजेनरेटिव डिजीज इस तरह की होती है जिसमें कोई चीज जो है वो आपके पास डीजेनरेट हो जाती है। ठीक है, मतलब वो खराब हो गई है, वो टूट फूट का शिकार हो गया। जैसे ओस्टियो आर्थराइटिस है, मतलब जॉइंट्स जो होते हैं वो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता डिजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं। न्यूप्लास्टिक डिजीज क्या होती है? न्यूप्लास्टिक कैंसरस डिजीजेस जितनी भी होती हैं जिसमें अब नॉर्मल बॉडी की जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो इसे हम कहते हैं न्यूप्लास्टिक डिजीज। उसके बाद ट्रोमेटिक डिजीज आ रहा है, ट्रोमा से रिलेटेड, यानी जो कोई फ्रैक्चर हो गया, कोई हार्श चीज जो है वो पड़ी, उसकी वजह से आप इंसान जो है वो ट्रोमा का शिकार हो गया, इसे हम कहते हैं ट्रोमेटिक डिजीज। ठीक है, अब हमारे पास आता है कोर ऑफ पैथोलॉजी। कोर ऑफ पैथोलॉजी का मतलब क्या है? कितनी चीजें मिलके पैथोलॉजी के कंपोनेंट्स जो हैं वो बना रही होती हैं। ये पैथोलॉजी किन किन चीजों पे मुश्तमिल होती है? बेसिकली पैथोलॉजी के अंदर आपको फोर एस्पेक्ट्स जो हैं वो एक डिजीज के मिलते हैं। एटियोलॉजी, सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि इसकी एटियोलॉजी क्या है, यानी कॉज क्या है डिजीज की। पैथोजेनेसिस, उसका मैकेनिज्म क्या है। पैथोलॉजी जब भी आप पढ़ेंगे आपको पता होना चाहिए कि डिजीज की कॉज क्या है, डिजीज का मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट क्या है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या आ रही हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल अल्ट्रेशन कितनी को हो रही है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, यानी जो जो हमारे पास चीजें चेंज हो रही हैं उनकी वजह से इंसान का फंक्शन जो है वो कितना को खराब हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है कोर ऑफ पैथोलॉजी के अंदर। अब अगर हम देखें एटियोलॉजी, तो आपके पास एटियोलॉजी दो तरह की हो सकती है, क्योंकि हमने पढ़ा सबसे बड़ा कोर ऑफ पैथोलॉजी के अंदर एटियोलॉजी आती है। एटियोलॉजी की भी आगे से दो टाइप्स हैं। ठीक है, एक जेनेटिक है, एक एक्वायर्ड है। यानी कुछ चीजें इस तरह की होती हैं कि जेनेटिकली आप यानी क्रोमोसोम्स की एबनॉर्मेलिटीज की वजह से, या अगर म्यूटेशन हो जाए, जीन्स के अंदर कोई डिफेक्ट आ जाए, उसकी वजह से जो है वो इंसान को कोई डिजीज हो जाती है, उसे कहते हैं जेनेटिक कॉजेज। उसके बाद एक्वायर्ड कॉजेज होती हैं। एक्वायर्ड कॉजेज होती हैं कि जो कोई फिजिकल एजेंट्स इन्वायरमेंट के अंदर आपको ठीक है खराब मिल गया, या केमिकल पॉइजन्स वगैरह से, न्यूट्रिशन आप अच्छी नहीं ले रहे थे, उसकी वजह से कोई डिजीज हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, या आपका इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो खराब हो गया, ठीक है, या साइकोलॉजिकल फैक्टर, इंसान डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, उसकी वजह से जो है वो हमारे पास चेंजेस आ गए हैं। इसे हम कहते हैं फिजिक एक्वायर्ड जो है वो हमारे पास चीजें आ जाती हैं। पैथोजेनेसिस क्या होता है?
पैथोजेनेसिस आपके पास जो है वो सीक्वेंस आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म यूज होती है वो होती है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, हमारे पास के जितने भी एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कह लें, या हमारे पास सेल्स के अंदर या टिश्यूज के अंदर जो भी हमारे पास एक इवेंट्स जो होता है उसका एक सीक्वेंस, जिसमें हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म जो है जिसने कोई पॉजिटिव एजेंट रिसीव करना है, उसके पास एक स्टिमुलस आएगा, उसके बाद वो अपने अंदर जो है वो डिजीज की मैनिफेस्टेशन करेगा, यानी उसके अंदर डिजीज जो है वो एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो पॉजिटिव एजेंट की जो है वो आने के बाद जो है और डिजीज की मैनिफेस्टेशन होने तक का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं पैथोजेनेसिस। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या होती है हमारे पास, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होती हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस या फंक्शनल चेंजेस, जितने भी हमारे पास सेल्स के अंदर होंगी या टिश्यूज के अंदर होंगी। ठीक है, अब ये हमारे पास किसके साथ एसोसिएटेड होती हैं, या ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स किसकी होती हैं, किसी भी डिजीज के अंदर ये हो सकती हैं जितनी भी स्ट्रक्चरल चेंजेस एसोसिएटेड चेंजेस, ठीक है, जो कि डिजीज के अंदर अपीयर होती हैं, उसको हम कहते हैं कि हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है। जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है ना, यानी एक डिजीज हुई उसकी वजह से हमारे सेल का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, एबनॉर्मल हो गया, इसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हमने पढ़ा था, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हम कहते हैं साइंस को, सिम्टम्स को, या प्रोग्नोसिस, मतलब उसकी डिजीज की प्रोग्नोसिस को उर्दू में हम तशखीस कहते हैं, मतलब जांच करना, पड़ताल करना, मुआयना करना। जो बीमारी होती है वो जब हमारे पास जो है वो अपीयर होना स्टार्ट होती है, उसकी साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होना स्टार्ट होते हैं, हम कहते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। बायोप्सी हमारे पास क्या होता है, बायोप्सी टर्म हम यूज करते हैं अगर हम बॉडी के अंदर से कोई टिश्यू जो है उसको रिमूव करते हैं, ठीक है, कोई डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हम उसको यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कैंसर सेल है उसके लिए आपने जो है वो देखना है, तो हमारे पास उसको कहते हैं बायोप्सी। साइटोलॉजी, साइटो मीन सेल्स एंड ओलॉजी, लॉगी मीन स्टडी। तो साइटोलॉजी मीन स्टडी ऑफ इंडिविजुअल सेल्स, उसको हम कहते हैं साइटोलॉजी। आगे आपके पास ये कुछ उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन दी है बॉडी एपिथेलियम की, आपने याद करनी है, ये एमसीक्यूज में आते हैं कि सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ पे होते हैं, सिलेटेड, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, स्ट्रेटिफाइड, स्क्वेमस और ट्रांजिशनल। अगर हम आपकी इसकी एक छोटी सी पिक्चर दिखाऊं तो ये इस तरह के कुछ होते हैं, देखिए सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम इस तरह के होते हैं सेल्स, क्यूबिकल टाइप, ठीक है, ये हमारे पास एयर सैक्स ऑफ लंग्स और ये वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन इनका ये होता है कि इन्होंने मटेरियल को पास आउट करना होता है डिफ्यूजन के थ्रू। फिर सिंपल क्यूबाइडल आ जाते हैं, डक्ट्स में होते हैं, सिक्रीशन वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। सिंपल कॉलमनर होते हैं, ये ब्रोंकाई और यूट्रस वगैरह में होते हैं, सिक्रीशन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर आ जाते हैं, ये हमारे पास ट्रैकिया के अंदर होते हैं, ये भी सिलियरी टिश्यू होते हैं, म्यूकस को मूव करते रहते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है, इसोफेगस को लाइन करते हैं। अब्रेयन यानी जितनी भी फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो फोर्स लगती है जिसकी वजह से रगड़ वगैरह हम कहते हैं उससे प्रोटेक्ट करते हैं हमें। स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल हैं, प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर हैं जो बेसिकली ग्लैंड्स में होते हैं, सिक्रेशन करते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम ब्लैडर में होते हैं, यूरिथ्रा में होते हैं, ये यूरिनरी ऑर्गन्स को जो है वो एक्सपैंड और स्ट्रेच वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो आप इसकी ये डायग्राम जो है ये भी देख सकते हैं। इनके साथ साथ हम जो है वो अपनी वापस आते हैं यहाँ पे, जो हमारे पास दिए हुए सिंपल कॉलम है ये जीआईटी में है, गॉल ब्लैडर है, सर्विक्स में है। सूडो स्ट्रेटिफाइड है, आपके पास रेस्पिरेटरी ट्रैक में होते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस हैं जो बेसिकली स्किन के अंदर, एपिडर्मिस के अंदर, टंग फेरेंस के अंदर है। ट्रांजिशनल हमने अभी भी बड़ा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होते हैं, एक्सपैंड वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे आपके पास एक छोटा सा उन्होंने ओवरव्यू दिया कि सेल सेल के अंदर बेसिकली कौन कौन सी चीजें जो हैं वो होती हैं। हमारे पास सेल के बेसिकली तीन पार्ट्स आपको बताइए, सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास पावर हाउस ऑफ द सेल हम उसे कहते हैं। ये हमारे पास एटीपी की फॉर्म में एनर्जी तैयार करता है। राइबोसोम्स आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइसोसोम्स आपके पास डाइजेशन करते हैं, ठीक है, सेल्स के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव करना होता है, डाइजेस्ट करना होता है, बैक्टीरिया वगैरह को, ये सारा काम हमारे पास लाइसोसोम कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जो कि डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं सब्सटेंसेस की, इस तरह के सब्सटेंसेस जो कि सेल को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल मेम्ब्रेन आ गई अगेन, मेंटेन रखते हैं फ्लूइड आयोनिक बैलेंस को, और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास न्यूक्लियस आ जाता है। न्यूक्लियस क्या होता है हमारे पास,
न्यूक्लियस आपके पास कंट्रोल सेंटर होता है सेल का, ठीक है, इसके अंदर डीएनए आरएनए वगैरह, तो ये सिंपल सी चीजें हैं, आपके पास सेल के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो ये हमारे पास पैथोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो है ये कंप्लीट होता है यहाँ पे, जिसमें हमने बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी, पैथोलॉजी क्या होती है, डिजीज की स्टडी, क्लासिफिकेशन, जनरल पैथोलॉजी, स्पेशल पैथोलॉजी, क्लिनिकल या एनाटॉमिकल पैथोलॉजी। जनरल पैथोलॉजी हमने पढ़ा जिसमें हमने बेसिक रिएक्शन को स्टडी करना है, स्पेशल पैथोलॉजी में हमने स्पेसिफिक मैकेनिज्म्स को जो है वो डिस्कस करना है, ठीक है। डिजीज क्या होता है, डेविएशन फ्रॉम इंटर नॉर्मल पैटर्न से, ठीक है, डेविएशन होती है, डिजीज है। डिजीज की क्लासिफिकेशन है, कुछ में इन्फ्लेमेशन होती है, कुछ में डिजनरेशन होती है, कुछ में कैंसरस सेल्स डिवाइड करते हैं, कुछ में ट्रॉमा होता है। पैथोलॉजी के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो उसकी एटियोलॉजी कॉज होती है, जो कि दो तरह की हो सकती है, जेनेटिक या एक्वायर्ड, ठीक है। पैथोजेनेसिस है मैकेनिज्म, यानी जो भी इन्फ्लेमेशन का मैकेनिज्म होता है सारा, उसको हम कहते हैं पैथोजेनेसिस। उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या आती हैं, स्ट्रक्चरल, मतलब स्ट्रक्चर में जो जो चेंजेस आते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में हम साइन एंड सिम्टम्स को डिस्कस करते हैं। तो ये उनकी थोड़ी थोड़ी सी अलग की थोड़ी सी आगे से डिटेल थी जो हमने पढ़ी, पैथोजेनेसिस, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। और एपिथेलियम की डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ ली, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी एपिथेलियम है, और सेल का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम ये चैप्टर नंबर 2 अपना सेल इंजरी एंड अडेप्टेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।